हेलो एवरीवन, आप हो शशा करंट यूट्यूब चैनल में नॉलेज विद न्यूज़ के साथ। तो आज हम लास्ट वीक के कुछ खास करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर इंडिया अपनी 2 दिन की यात्रा पे आई हुई है। वहां उन्होंने न्यू दिल्ली में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान मोबिलिटी पार्टनरशिप पैक्ट साइन किया। मोबिलिटी पार्टनरशिप पैक्ट मीन्स गतिशीलता साझेदारी समझौता। यह समझौता इजी कर देगा जर्मनी और इंडिया के लोगों को एक दूसरे की कंट्री में स्टडी, रिसर्च और वर्क करने के लिए। इस बायलैटरल डिस्कशन में और भी टॉपिक डिस्कस किए गए, जिसमें एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज हैं। इसमें यूक्रेन वॉर और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दों पर भी बात की गई। बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है और ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। इसकी कैपिटल बर्लिन है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स ने अपनी 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट निकाली है, जिसमें इंडिया की 6 वुमेन ने अपनी जगह बनाई हैं। इस लिस्ट में फर्स्ट है यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियॉन। सेकंड पोजीशन पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट क्रिस्टियाना लेगार्डे। थर्ड पे यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। इंडिया की 6 वुमेन में से 36th पोजीशन पे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है। 53rd पे HCL टेक चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा। 54th पे चेयरपर्सन ऑफ सेबी माधवी पुरी बूच। 67th पे चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोमा मंडल एंड 72nd पे बाइकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन मजमूदार शो। 89th पे नाइका फाउंडर फाल्गुनी नैयर है। थर्ड है, सडन इरप्शन देखा गया इंडोनेशिया के हाईएस्ट सेमरू वोल्केनो में। तो अभी रिसेंट 4 दिसंबर को इंडोनेशिया के हाईएस्ट सेमरू वोल्केनो में इरप्शन देखा गया। यह इरप्शन जो है जावा प्रोविंस के आसपास हुआ। वहाँ के लोगों को वहाँ के आसपास के गांव से निकाल दिया गया है अचानक से। इसमें वहाँ थंडरस्टॉर्म और रेन देखने को मिली, और जो इसका लावा है वो आसपास के गांव पे फैल गया। आसमान अंधेरे से भर गया। इंडोनेशिया एक पैसिफिक ओशन के एक ऐसी कंट्री है जो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल पास है, और यहाँ अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी अक्सर होती रहती है, क्योंकि यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास में है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसी फॉल्ट लाइन की सीरीज़ है पैसिफिक ओशन में, जहाँ अक्सर अर्थक्वेक्स और वॉल्केनो एक्टिविटी नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के एक दूसरे के साथ टकराने के दौरान होती रहती है। इस रिंग ऑफ फायर के आसपास और भी अदर कंट्री और आइलैंड आते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड, कार्मेडिक आइलैंड, टोंगा आइलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, एलिशन आइलैंड, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इसके इन कंट्रीज और आइलैंडों में भी अक्सर अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटी और सुनामी जैसी संभावनाएं देखने को मिलती है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने फिर से अपनी रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट का बढ़ावा करके 6.25% कर दिया है। बात करते हैं रेपो रेट की, तो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जिस दर से कमर्शियल बैंक को पैसे देता है उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट का बढ़ना या कम करना कौन तय करता है? इसे तय करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं। इस कमेटी का गठन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और रेट में बढ़ावा या कमी करने के लिए किया गया था। अभी बात करते हैं इंडिया की इन्फ्लेशन रेट की, तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट आरबीआई के कंफर्ट जोन से ज़्यादा 6.77 चल रहा है। सितंबर मंथ में इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 7% था, लेकिन रेपो रेट के थोड़े बढ़ने से इसे कंट्रोल में लाया गया है, जो अब 6.77 है। और उसके बाद भी आरबीआई ने लगातार रेपो रेट को बढ़ाया है पैसे को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि रेपो रेट के बढ़ने से क्या बेनिफिट मिलेगा। रेपो रेट के बढ़ने से जो है वो लोगों के सेविंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन
उन्हें सारे लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे होने के कारण लोगों के पास पैसे की कमी आएगी और वो मार्केट में खर्चना थोड़ा बंद कर देंगे। इससे मार्केट में जो है पैसे का फ्लो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इससे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन कंट्री में देखने को मिलेगा। जितनी भी इकोनॉमिक गतिविधियां हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। इससे हमारे लोन महंगे, ईएमआई सारी महंगी होने को दिखेगी। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, जितनी भी रेटिंग एजेंसी है वो अपने जो इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के रेट है वो कम कर रही है। वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी करंट ईयर के लिए इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ 7% से घटाकर 6.8% कर दिया है। ओपन ए आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी ओपन एआई ने रिसेंट में चैट जीपीटी लॉन्च किया था। इसमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स एक हफ्ते के अंदर हो चुके हैं। यह बहुत न्यू ईरा इसे कहा जा रहा है और बहुत ही फेमस हो चुका है। चैट जीपीटी एक कन्वर्सेशनल एआई टूल है जिसे ओपन एआई ने प्रोवाइड किया है। इसमें आप चैट के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको ये किसी भी फील्ड में आंसर नेचुरल लैंग्वेज में आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए आपको ओपन एआई के वेबसाइट में जाना होगा, वहाँ रजिस्टर होना होगा। उसके बाद आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें जिस तरह से हम चैट करते हैं उस माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये आपको आंसर प्रोवाइड करवाएगा। सीईओ ओपन एआई के जो सीईओ है वो सैम ऑल्टमैन है। नेक्स्ट है योगेंद्र के अलगाह, जो एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे और इंडियन के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो अब नहीं रहे। गोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। गोबलिन मोड स्लैंग में यूज़ किया जाता है, लोकल लैंग्वेज में इसे यूज़ किया जाता है और ये 2 शब्दों से बनकर मिलकर बना है। गोबलिन मोड एक बिहेवियर को अलग तरह के बिहेवियर को यूज़ किया जाता है जो अपनी ही ऐसे आदमी के बिहेवियर को जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, लेज़ी रहता है, थोड़ा सेल्फिश टाइप का बिहेवियर उसका रहता है, सोशल कनेक्टिविटी उसकी नहीं रहती है। यह वर्ड जो है वो कोविड-19 के बाद फेमस हुआ। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुंदर रामन मूर्ति को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए एमडी एंड सीईओ घोषित किया। हंसराज अहीर जी को नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र ऑफ इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनी जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाएगी। अब जितनी भी योजनाएं दिव्यांग लोगों के लिए आएगी या उनके लिए जो भी कार्य किया जाएगा वह इस मिनिस्ट्री के अंदर किया जाएगा। आईआईटी मद्रास ने वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया जिसका नाम सिंधुजा 1 रखा गया। इसका काम होगा ओशन वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इसे अभी तमिलनाडु टुटिकोरिन कोस्ट पे डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया ने अपना फर्स्ट ड्रोन स्टेशन मेघालय के सब डिविजनल हॉस्पिटल जैंगीजल के पास बनाया। अब मेघालय में मेडिसिन की सप्लाई जो है ड्रोन की हेल्प से होगी। जो पहली सप्लाई है यहाँ पैडल डोबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में की गई, जिसकी रोड कनेक्टिविटी बहुत कम है। रोड से आने के लिए यहाँ 2.5 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन ड्रोन की हेल्प से यहाँ यह सफ़र सिर्फ 30 मिनट्स में पूरा हुआ। मेघालय गवर्नमेंट ने यहाँ ड्रोन स्टेशन टैग ईगल की हेल्प से बनाया है। टैग ईगल का कहना है कि अभी कम वेट उठाने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम ज़्यादा भारी सामान उठाने वाले ड्रोन का इस्तेमाल दवाइयों की सप्लाई के लिए करेंगे। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा जो कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे। इंडियन हाई कमीशन ने मैत्री दिवस की 51वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की ढाका में। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन
भारत ने बांग्लादेश को पहली बार एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी, वो भी बांग्लादेश के आज़ादी के 10 दिन पहले। बांग्लादेश अपना मुक्ति दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। मेंडोज साइक्लोनिक स्टॉर्म ने कोरमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया को हिट किया। कोरमंडल कोस्ट इंडिया का साउदर्न ईस्ट पार्ट कहलाता है। इस मेंडोज साइक्लोन स्टॉर्म की वजह से पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र जो है वो प्रभाव में देखे गए। यहाँ उसकी वजह से हैवी रेनफॉल हुआ और स्टॉर्म विंड देखी गई। यह जो मेंडोज साइक्लोन है वो ओरिजिनेट हुआ था बे ऑफ बंगाल से और इसका नाम यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा दिया गया है। इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी का जॉइंट नेवल एक्सरसाइज संगम का 7th एडिशन गोवा में हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 6.9 आंकी। पहले इन्होंने 6.5 का दावा किया था, लेकिन अब इन्होंने थोड़ी ग्रोथ करते हुए इसकी 6.9% रखी है। सिटी ऑफ जॉय के ऑथर जो एक फ्रेंच राइटर है डोमिनिको लेप्रियन का 91 साल में निधन हो गया। सिटी ऑफ जॉय बुक जो है कलकत्ता बेस्ड बुक है एक, और ये फ्रेंच राइटर बहुत ही फेमस राइटर थे। इन्होंने सिटी ऑफ जॉय फाउंडेशन का इंडिया में निर्माण किया, जिस फाउंडेशन ने कलकत्ता स्लम बस्तियों के रह रहे बच्चों को कुष्ठ रोग से छुटकारा दिलाने के लिए मदद की थी। इन्हें 2008 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। इसरो जियो लद्दाख नाम के पोर्टल का निर्माण यूनियन टेरिटरी लद्दाख में करवाएगा। यह जानकारी परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री के द्वारा एक बयान के दौरान दी गई। यह इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसस के द्वारा लगाया जाएगा, जो इसरो की एक यूनिट है। जियो लद्दाख एक स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल है जो जल संसाधन, वनस्पति, ऊर्जा क्षमता, लद्दाख क्षेत्र का डाटाबेस तैयार करने में मदद करेगी। आदित्य मित्तल जो मुंबई से है, उन्होंने इंडिया का 77th चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। यह खिताब उन्होंने स्पेन में हो रहे एक टूर्नामेंट के दौरान प्राप्त किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में पणजी गोवा में गए। उन्होंने वहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का इनॉग्रेशन भी किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लॉन्च की। इसके थ्रू एक डिस्ट्रिक्ट एक स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यह स्कीम लोकल स्पोर्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए लाई गई है। हैदराबाद में इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम लगा। इसे गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने लगाया। इसके थ्रू आप गोल्ड कॉइन अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की हेल्प से खरीद सकते हो। अभी इसमें 8 ऑप्शंस है। आप 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के गोल्ड कॉइन खरीद सकते हो। द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2022 कोलंबिया के बगोटा में हुई। इसमें इंडिया की मीराबाई चानू ने रजत पदक प्राप्त किया। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के बाद इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने अपनी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग ओलंपिक रेटिंग स्टार्ट कर दी है। इंडिया में 2 स्टेटों के लिए विधानसभा इलेक्शन हुए। वो 2 स्टेट थे गुजरात और हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं गुजरात इलेक्शंस की, तो गुजरात में टोटल 182 सीट्स थी, जिसमें बीजेपी ने 156 सीट हासिल करके मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाई। इसमें भूपेंद्र पटेल जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। बात करते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन की इन गुजरात विधानसभा इलेक्शन, तो 40 वुमेन ने जो है पार्टिसिपेट किया था। इनमें से 15 ही असेंबली तक पहुंच पाई। 14 बीजेपी की कैंडिडेट्स है और 1 कांग्रेस की कैंडिडेट है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 68 सीटों में से 40 सीटें हासिल करके मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाई। इसमें चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी बने। वुमेन पार्टिसिपेशन की बात हिमाचल प्रदेश में करते हैं तो यहाँ कुछ स्थिति बुरी रही। 24 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन 1 ही असेंबली में पहुंच पाई। वो थी बीजेपी की कैंडिडेट रीना कश्यप। आप पार्टी इंडिया की 9th नेशनल पार्टी बनी गुजरात इलेक्शन के बाद। तो नेशनल पार्टी होने के लिए इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी को कुछ क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं और वो क्राइटेरिया डिसाइड किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो यहाँ जो क्राइटेरिया है, जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशनल पार्टी होने के लिए पहला क्राइटेरिया है
पहला क्राइटेरिया है कि उसे 4 स्टेटों में एज अ रीजनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होना पड़ेगा। दूसरा है उसे लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेटों में 6% से ज़्यादा या 6% वोट हासिल करनी होगी। इसके साथ उसके पास 4 एमपी की सीट्स लोकसभा में होनी चाहिए। फिर तीसरा है कि उसे 2% वोट होनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, वो भी 3 स्टेट्स से, मतलब 11 सीटें होनी चाहिए उसके पास लोकसभा की। अब ये तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए किसी भी नेशनल पार्टी बनने के लिए। तो आपने ये जो पहली कंडीशन है कि उसे 4 राज्यों में रिकॉग्नाइज्ड होना पड़ेगा एज अ स्टेट पार्टी और एज अ रीजनल पार्टी, ये कंडीशन पूरी की है। तो इससे 4 स्टेट्स कौन कौन सी है? तो दिल्ली, पंजाब, गोवा एंड गुजरात। इसमें उसने चारों में रीजनल पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है। अब रीजनल पार्टी के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया रखा जाता है। इसके लिए भी 3 क्राइटेरिया है और उन तीनों में से एक को फुलफिल करना पड़ता है। पहला क्राइटेरिया है कि किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य से उसे 8% विधानसभा या फिर 8% लोकसभा की पूरी वैलिड वोट्स का कोटा होना चाहिए। फिर दूसरा है कि उसे किसी विधानसभा में 2 एमएलए होने चाहिए उसके, और 6% का वोट कोटा होना चाहिए। फिर थर्ड जो है, किसी विधानसभा में उसके पास 3 सीटें होनी चाहिए। अब इन तीनों में से जो दूसरे नंबर का है 2 एमएलए प्लस 6% वोट वाला जो कोटा है, वो आम आदमी ने इन चारों क्षेत्रों में पूरा किया है। मींस दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है और गोवा में उसके पास 2 एमएलए है और 6% से ज़्यादा वैलिड वोट्स पड़ी थी उसे लास्ट इलेक्शन में। अब गुजरात की बारी आती है तो गुजरात में उसने 13% वैलिड वोट्स लिए हैं और उसके पास 5 सीट्स है उसके साथ साथ। तो इसलिए आप जो है अब इंडिया की 9th नेशनल पार्टी बन चुकी है। इंडिया और मालदीव के बीच $200 मिलियन का स्वैप एग्रीमेंट साइन किया गया। स्वैप एग्रीमेंट सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंडर किया जाता है। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2012 में बनाया गया था। इसके थ्रू आरबीआई ने ऑफर किया था कि सार्क कंट्रीज इंडिया के साथ स्वैप एग्रीमेंट कर सकती है। इसकी एक फिक्स लिमिट भी तय की गई है। इंडिया के लिए इसकी लिमिट $2 बिलियन फिक्स की गई है। मतलब इंडिया $2 बिलियन तक का स्वैप एग्रीमेंट सार्क कंट्रीज़ के साथ कर सकता है। सार्क एक एसोसिएशन है और इसमें 8 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। अभी थोड़े टाइम पहले श्रीलंका के साथ भी इंडिया ने ऐसा ही स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था। अगर हम स्वैप एग्रीमेंट को समझने की कोशिश करें तो मालदीव इंडिया से $200 मिलियन पैसे लेगा और वह आज की वैल्यू पे इस पैसे को ले रहा है। मतलब वो ले रहा है जब $1 है 82 रुपीज़ के इक्वल, लेकिन जब उस पैसे को देगा तो इसी वैल्यू पे वो वापस करेगा। अगर आगे डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है फिर भी वो उस पैसे को उस प्री डिफाइंड वैल्यू पर ही वापस करेगा। सार्क में 8 कंट्रीज़ आती है। वो कंट्रीज़ है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। इन कंट्रीज़ के साथ यह स्वैप एग्रीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ टाटा सन एन चंद्रशेखरन को चेयर ऑफ B20 इंडिया चयनित किया गया। यह G20 के दौरान एंटायर बिजनेस कम्युनिटी को लीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।